हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं रूपा यादव आपका स्वागत करती हूँ मेडिक सजेशन चैनल पे। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे आप सब। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है थायराइड कैंसर। तो फ्रेंड, आज हम थायराइड कैंसर टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं, जो कि हिंदी में मैं आज बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं। थायराइड कैंसर। सबसे पहले थायराइड कैंसर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि थायराइड कैंसर से पहले मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूँगी। तो यह एक बटरफ्लाई शेप की ऐसे गले के सामने एक ग्लैंड होती है जिसका काम होता है T3 और T4 हार्मोन की प्रोडक्शन करवाना। थायराइड कैंसर का मतलब क्या है कि यह थायराइड की सेल्स के अंदर ऐसे बदलाव आ गए हैं जो कि सेल्स बढ़ती जा रही है, अपने आप को डिवाइड करती जा रही है और नॉर्मल शरीर के अंदर जो प्रोसेस होती है वो सेल्स बड़ी हो रही है। फिर वो अपना काम करे या अगला नेक्स्ट उनका जो प्रोसेस होता है वो नष्ट हो जाए। तो सेल का जो नष्ट होने वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि अनकंट्रोल ग्रेड से ग्रोथ होती जा रही है। तो यह एक सेल है, फिर 2 या 3 या फिर 4 ऐसी चलती जा रही है और हमारे शरीर के अंदर जो डिज़ाइन है, प्रोग्रामिंग है, वो मान नहीं रही है। उसके अंदर ऐसे बदलाव आ गए हैं और वो शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाने की क्षमताएं रखती है। गर्दन में गांठ या सूजन इसका एक लक्षण हो सकता है। यह कैंसर दूसरे स्थानों पर फैल जाने के कारण भी थायराइड कैंसर हो सकता है, परंतु इसे थायराइड कैंसर के रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। छोटी उम्र में विकिरण बढ़ा हुआ थायराइड और पारिवारिक हिस्ट्री का कोई पुराना केसेस इसके खतरे को बढ़ाता है। थायराइड कैंसर 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, जिनके नाम मैं बताने जा रही हूँ। पहला पेपिलरी थायराइड कैंसर, दूसरा फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, तीसरा मेडुलरी थायराइड कैंसर, चौथा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो M1 कैंसर का मतलब कभी लोग गठन समझ लेते हैं, मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। उसको ऐसे समझिए कि कुछ तो ट्यूमर होते हैं जो बढ़ते जाते हैं लेकिन अपनी जगह से नहीं फैलते। उनको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जो कि थायराइड के अंदर भी काम बने। वो इस सेंस में नुकसान नहीं पहुंचाते कि जहाँ पे हैं वहाँ पे तो दिखने में बुरे लगेंगे, आसपास के एरिया को दबा देंगे, पर चूंकि शरीर के बाहर नहीं फैलते इसलिए मतलब इनमें जान जाने की जोखिम या खतरा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये ज़्यादा परेशानी या दिक्कत इनमें नहीं होती। पर जिस ऐसे ट्यूमर जो सही में फैलते हैं, लोग कैंसर बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो कैंसर थायराइड का, इसका मतलब कि थायराइड के सेल से थायराइड के टिश्यूज एबनॉर्मल, इनका प्रोलिफरेशन होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि थायराइड ही तरह की स्वेलिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, गठन होती है।
गठन होती है, इनमें टोटल अगर गठन होगी तो लेस देन 2% मिलेगी। और मतलब थायराइड में दूसरे तरह की प्रॉब्लम होती है, कैंसर उतना ज़्यादा नहीं होता। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये थायराइड के कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? थायराइड कैंसर को ट्यूमर में पाई जाने वाली सेल्स के प्रकार के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। आपका प्रकार तब निर्धारित किया जाता है जब आपके कैंसर से टिश्यूज का एक सैंपल माइक्रोस्कोप के तहत जांच किया जाता है। थायराइड कैंसर का टाइप्स आपके उपचार, ट्रीटमेंट या रोग, डिजीज का पता लगाने में माना जाता है। थायराइड कैंसर के टाइप्स में शामिल हैं पेपिलरी थायराइड कैंसर, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। पेपिलरी थायराइड कैंसर, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, मेडुलरी थायराइड कैंसर एंड लास्ट एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेपिलरी थायराइड कैंसर के बारे में। ये थायराइड कैंसर का सबसे कॉमन फॉर्म में या रूप में होते हैं। जैसे पेपिलरी थायराइड कैंसर या फॉलिकुलर या मेडुलरी, ये जो तीनों तो ठीक है, जो ये व्यक्त हो जाता है कि आसानी से इनका इलाज या ट्रीटमेंट हम करा या पा सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से फैलता नहीं है, जैसे कि शरीर के दूसरे हिस्सों में तो इनका इलाज काफ़ी, लेकिन जो एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है वो थोड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। उनके अर्ली मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस केसेस में हो सकता है कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो। तो हम बात को पेपिलरी थायराइड कैंसर कुपिक टिश्यूज से प्रोड्यूस होता है, जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन या स्टोर कराता है। पेपिलरी थायराइड कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 30 से 50 साल के उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। डॉक्टर पेपिलरी थायराइड कैंसर के रूप में पेपिलरी थायराइड कैंसर और क्यूपिक थायराइड कैंसर के बारे में बताते हैं। तो अब हम दूसरे पॉइंट यानी कि फॉलिकुलर थायराइड कैंसर के बारे में बात करेंगे कि ये कैंसर थायराइड की क्यूपिक टिश्यूज से उत्पन्न होता है। ये कॉमनली 50 ईयर्स से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। मैं बता दूं कि हॉर्थल सेल कैंसर एक बहुत ही दुर्लभ और संभावित रूप से अधिक अटैकिंग आक्रामक टाइप्स का क्यूपिक थायराइड कैंसर है। ये सारी चीज़ें फॉलिकुलर थायराइड कैंसर में आते हैं, जो टाइप्स 2 की थायराइड कैंसर है। तीसरी अगर हम बात करें तो मेडुलरी थायराइड कैंसर के बारे में। ये मेडुलरी थायराइड कैंसर सी टिश्यूज नाम की थायराइड सेल से शुरू होती है, जो हार्मोन कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन करती है। ब्लड में कैल्सिटोनिन का हाई लेवल एक बहुत ही अर्ली स्टेज में थायराइड कैंसर को इंडिकेट करता है। कुछ जेनेटिकली सिंड्रोम से मेडुलरी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यह जेनेटिकली लिंक अनकॉमन तरह से होता है। अब हम बात करें कुछ दुर्लभ प्रकार के, इस तरह के हैं जो अन्य बहुत ही दुर्लभ प्रकार के कैंसर, जो थायराइड लिम्फोमा प्रेजेंट है, जो थायराइड की प्रतिरक्षा प्रणाली की टिश्यूज और थायराइड सार्कोमा से स्टार्ट होती है, जो कि थायराइड के संयोजी टिश्यू सेल्स में शुरू होता है। तो दोस्तों, चौथी और आखिरी स्टेज टाइप्स के बारे में हम बात करें एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर की, तो यह एक दुर्लभ टाइप का थायराइड कैंसर है, जो कुपिक सेल से स्टार्ट होता है और यह तेजी से
रैपिडली बढ़ता रहता है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर कॉमनली 60 ईयर और अधिक उम्र के एल्डर्स में होते हैं। अगर हम कारण आइए अब हम कारण के इनके कुछ कारण के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर ये मिलता है कि किसी के फैमिलीज में प्रॉब्लम है, उनके जीन में बदलाव हो गया है या जीन म्यूटेशन हो गया, तो उस केसेस में मेडुलरी सार्कोमा हो जाता है या दूसरे कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसके कारण हो सकता है, या कई बार रेडिएशन के कारण, जैसे कि एक्सटर्नल रेडिएशन के कारण हो जाता है, चाहे वो एक्सरे के फॉर्म में हो या फिर सीटी स्कैन के फॉर्म में हो, या कई सारे कुछ लोग रेडियो एक्टिव प्लांट में काम करते हैं, तो अगर रेडियो एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो उस केसेस में भी ये होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है, जैसे कि कुछ एरिया जहाँ पे ग्वेटर ज़्यादा होता है, आयोडीन डेफिशिएंट एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर देखा गया है कि फॉलिकुलर टाइप ऑफ कार्सिनोमा काफ़ी कॉमन होता है। तो ये 3 फैक्टर, जेनेटिक में प्रॉब्लम, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, या इसके अलावा रेडिएशन हो सकता है, तो ये तीसरा आयोडीन डिफिशिएंसी और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, आजकल अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन के अलग अलग तरह के कार्सिनोजेन हैं जो खाने में भी आ रहे हैं या इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो इसके बड़े कारण हो गए हैं ये, जिसे हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं। लक्षण, थायराइड कैंसर के लक्षण। थायराइड कैंसर के लक्षण कॉमनली किसी भी लक्षण या बीमारी के शुरुआती लक्षणों का कारण नहीं बनता। जैसे कि थायराइड कैंसर बढ़ता है, इसका कारण हो सकता है कि मैंने पहले ही बताया कुछ कारण, जैसे कि एक गांठ या गांठन जो अपनी गर्दन पर त्वचा के माध्यम से बीच से महसूस की जा सकती है, या दूसरा आपकी आवाज़ में चेंजेस आना, या आवाज़ में भारी हो जाना या भारीपन आना, या आवाज़ बदल जाना हो सकता है। निगलने में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हो सकती है, जैसे कि डिफ़िकल्टीज इन स्वेलिंग व्हाइल टेकिंग मील, और आपकी गर्दन या गले में दर्द रहता है, आपकी गर्दन में सूजन, जैसे लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है तो गले में है, फिर इससे लिम्फ नोड में प्रॉब्लम हो गई और ज़्यादा वही गठन हो गई, तो शरीर के दूसरे हिस्सों में, बोन या फिर ब्रेन में या फिर लंग या लिवर में इसके मेटास्टेसिस हो सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो सेल जैसे कि प्रोलिफरेट करती है, बढ़ जाती है या बढ़ रही है, तो पेशेंट की गठन आएगी। तो थायराइड एरिया है जहाँ पेशेंट के थायराइड हैं, तो जहाँ पे शुरुआत में बदलाव आएगा वहाँ पे बढ़ता जाएगा, या तो पहले छोटा रहेगा या फिर बड़ा या फिर और भी बड़ा। यहाँ पे ठोस या गठन टाइप्स का होगी, जो ठोस होगी उसको दबाने पे वो ज़्यादा ही हार्डली या स्टोनी टाइप के पत्थर जैसी भी हो सकती है। जैसे कि ये गठन सिर्फ कैंसर में ही नहीं आएगा। गले के गठन का होने का मतलब हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि कैंसर नहीं होता। इसमें तमाम तरह के सिस्ट आती है। इसके अलावा
थेरोडाइटिस है, इन्फ्लामेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर कोलाइट ग्वाइटर हो गया है, तो सच और भी तरीके के रीज़न होते हैं। तो गठन का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता दोस्तों, बल्कि वो कैंसर की गठन होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, और दूसरी बात वो फिक्स होती है या हो जाती है। जैसे उस एरिया को जहाँ पे इन्वॉल्व करेगी तो वहाँ पे फिक्स हो जाएगी, हिलाने डुलाने पे ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। और जब नीचे की तरफ जाती है या फैलती है तो खाना खाने में पेशेंट को तकलीफ़ें होती है, तकलीफ़ें आती है। तो मोटे तौर पर हम हमेशा लक्षण के तौर पे क्लियरली नहीं बता सकते कि इससे थायराइड है या थायराइड कैंसर ही है। कुछ लक्षण होते हैं जो डॉक्टर एग्ज़ामिन करके देख सकते हैं कि यह वाली थायराइड गठन के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, या इसलिए जब तक कि ये ज़्यादा हमें 40 से 50 साल के ज़्यादा की एज हो या उसके परिवार में थायराइड के कैंसर होने की हिस्ट्री प्रेजेंट है, तो उस केसेस में चांसेस ज़्यादा रहती है कि ये थायराइड की कैंसर हो सकता है। इस पे हम लक्षण और एग्ज़ामिन करके मैं ये पता लगा सकती हूँ कि ये एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड में कोई चेंजेस है या फिर वो थायराइड एग्जैक्टली कैंसर है। उसके लिए दोस्तों कुछ टेस्ट प्रीफर करते हैं, जैसे कि टेस्ट फॉर थायराइड कैंसर। तो वो सारी टेस्ट हैं, जांचें हैं, सोनोग्राफी, FNAC, बायोप्सी और रेडियो एक्टिव स्कैन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोनोग्राफी की जांच से ये पता चलता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, तो कैंसर है या नहीं, तो यहाँ से आइडिया मिल जाता है। और दूसरा इसमें सुई के थ्रू जो जांच किया जाता है जिसे FNAC की जांच बोलते हैं, इसका मतलब फाइन निडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी की जांच कहते हैं। इसमें से उसके सेल्स निकाले जाते हैं और उस गठन की और उसको एग्जामिन करके देखा जाता है कि उसमें कोई कैंसरस चेंजेस आए हैं कि नहीं। और इन दो जांचों से इसमें कॉमन काम हो जाता है। कई बार इससे भी काम नहीं बनता तो फिर एक छोटा टुकड़ा लेने की ज़रूरत होती है, इसे हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी की जांच करके देख लिया कि इसमें कैसे बदलाव आ जाते हैं, अनुमान इससे काम हो जाता है। तो फिर अगर आसपास की एरिया में फैला है कि नहीं फैला है, उसके लिए फिर MRI और CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार थायराइड के जो स्कैन होते हैं, वो थायराइड स्कैन, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हार्ड पार्ट देखने के लिए दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गया, या फिर रेडियो एक्टिव स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे कुछ जांच करने के तरीके हैं जिससे हम थायराइड कैंसर को कंफर्म करते हैं, ये कैंसर है या नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा गंभीर थायराइड कैंसर वाले लोग के लिए क्या उनका उपचार या फिर उनका रोकथाम के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो एडल्ट्स और एक वंशानुगत जीन जो रीचेंजेबल के साथ बच्चे जो थायराइड कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे रोग निरोधी थायराइडेक्टोमी को रोकने के लिए थायराइड सर्जरी पर विचार कर सकते हैं हम। एक जेनेटिक प्रदर्शदाता के साथ अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा
संयंत्रों के पास रहने वाले लोग जो रेडियो एक्टिव रे के एरिया के आसपास रहते हैं, तो वो लोग के लिए क्या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन हम स्टेप्स ले सकते हैं। एक दवा जो थायराइड पर रेडियो एक्टिव के प्रभाव को रोकती है। कभी कभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को आसपास रहने वाले लोग को प्रदान की जाती है। परमाणु रिएक्टर दुर्घटना जो एक्सीडेंट की अप्रत्याशित घटना के दवा जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर यदि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 10 मील के भीतर रहते हैं और सुरक्षा की सावधानियां के बारे में सोचते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए अपने अपने एरियाज या वह स्थान राज्य इमरजेंसी स्टाफ से हम बात प्रबंधक विभाग से हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जो शरीर के बाहर रहता है, थायराइड गले के बाहर की तरफ रहता है, इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी समझ पाता है कि कई बार ऐसा होता है कि मरीज स्टेज 1 में आ गया, जैसे कि थायराइड के अंदर, या स्टेज 2 में भी है, दूसरे ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं की, तो उस केसेस में पेशेंट का इलाज बहुत अच्छा हो सक जाता है। पेशेंट कई बार मतलब अच्छे से बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ थायराइड टिश्यू के अंदर का जो टिश्यू है पे फैला हुआ है, तो उस टिश्यू का केसेस में सर्जरी बेस्ट है। सर्जिकल रिमूवल कराना है। अगर आसपास के एरियाज में थोड़ा फैला भी है, तो लिम्फ नोड में आ गया है, तो उसको रेडिकल नेक डाइसेक्शन बोलते हैं। तो मेन सर्जरी करके थायराइड को निकाल दिया जाए, तो थायराइड कंप्लीटली निकल जाती है। तो किसी को कैंसर सस्पेक्टेड है, तो फिर वो थायराइड का टिश्यूज को एमंग छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि पूरा निकाल देना ही सही स्टेप्स रहता है। फिर या आसपास की भी एक एरिया को डाइसेक्ट कर दिया जाता है। एक तो थायराइड में से भी हो गई इलाज, इसके अलावा इसमें रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट है, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट जो बहुत अच्छा होता है। उसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से वो जाके वे जहाँ जहाँ थायराइड के सेल्स होंगे उन सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे में जिनको ऐसा सस्पेक्टेड रहता है कि मेटास्टेसिस भी हो गया है, तो उस केसेस में ये काफ़ी अच्छा इलाज होता है। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है। तो सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन हुआ में 3 सबसे अच्छे इलाज हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल रेडिएशन भी कुछ पेशेंट में दी जाती है। जब ये इलाज इफेक्टिव नहीं हो, जो ये सारे 3-4 ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए, तो इसके अगर पेपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा या फिर फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, तो उसके ये चांसेस रहते हैं कि एनाप्लास्टिक का जो कैंसर होता है वो थोड़ा खतरनाक रहता है। वो उतनी आसानी से ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये थायराइड कैंसर के वे ऑफ ट्रीटमेंट हो गए, जो इलाज के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा जो पेशेंट इन तरीकों से
ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता हो, तो स्पेशली मैं बात करूँगी थायरॉइड में क्या होगा। या फिर देखिए, इसमें कैंसर सेल के साथ जो प्रॉब्लम है या जो कन्वेंशनल हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब कि जो हम घरेलू चीज़ें या नुस्खे समझ लीजिए, जैसे कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज, योगा, लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें को हम ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स हैं वो उन्होंने हमारे शरीर के जो कमांड लेने छोड़ दिए हैं। इसलिए मतलब हम बात सुनना एक तरह से छोड़ दिया है, जैसे एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो किसी भी गाइडलाइन को वो नहीं समझते या फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली उनके जो रिसेप्टर्स गायब हो जाते हैं सब। इसलिए ज़्यादातर केसेस में इस तरह के इलाज में इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कि इस तरह की मेडिसिन से जो जानते हैं हो, तो वो मेडिसिन अनुमान इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कैंसर के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बाकी इलाज आप करा सकते हैं, जिसमें हम कुछ सर्जरीज़ की बात करेंगे। थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट की सर्जरी, जैसे कि थायराइड कैंसर कॉमनली ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरीज कराती है। वो 4 स्टेप में रहती है। पहला है लोबेक्टोमी। इसके अंतर्गत थायराइड के 2 लोब होते हैं जो बीच में एक थ्रेड लाइक टिश्यू पुल के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम स्थमस कहते हैं। यदि ट्यूमर केवल एक छोटे से एरिया तक ही सीमित है, तो सर्जन अफेक्टेड लोब को हटा सकते हैं और वो आसान तरीके से लोबेक्टोमी करके वो थायराइड कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा है टोटल थायरॉयडेक्टोमी। इसमें थायराइड कैंसर के लिए सबसे कॉमन सर्जरी है। आप लक्ष्य पूरी तरह से थायराइड ग्लैंड को हटाने या निश्चित कराना है कि कैंसर दोबारा ना हो। तीसरा जो हमारा सर्जरीज हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड रिसेक्शन कहते हैं, इसके अंतर्गत थायराइड कैंसर स्थानीय लिम्फ नोड में फैल सकता है, मीन्स उस एरिया तक, और ये नोड अक्सर हटा दिए जाते हैं ताकि वो अफेक्टेड लिम्फ नोड को केवल सर्जरी के टाइम ही आइडेंटिफाई की जा सकती है। और चौथा और आखिरी हमारा जो सर्जरी है वो है ओपन बायोप्सी। इसमें कभी कभी ठीक सुई के आकांक्षा के बाद की थायराइड नोड्यूल्स को कैंसर नेचुरल क्लियर नहीं होती है। एक सर्जन कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एक रोग वैज्ञानिक द्वारा मूल्यांकन के लिए नोड्यूल को हटाने आप सभी टिश्यूज भेजने के लिए काम कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।